नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दर्दनाक अध्याय पर बात कर रहे हैं, 1947 का विभाजन। हमारे पास जो दस्तावेज है वो भारत का विभाजन, रक्त रंजित इतिहास से आशा तक के कुछ अंश है और ये फोकस करते हैं मानवीय पहलुओं पर, उसकी विरासत पर। सोचिए, 1947 की वो हवा, लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, कराची, एक अजीब सी बेचैनी थी। आजादी की उम्मीद तो थी, पर जैसा इन दस्तावेजों में जिक्र है, हवा में एक भारीपन भी था, अनिश्चितता का। हमारी इस चर्चा का मकसद है इन स्रोतों से विभाजन की मुख्य घटनाओं को समझना, उसके गहरे मानवीय असर और आज भी जो उसकी गूंज महसूस होती है उसको समझना। तो चलिए पढ़ते खोलते हैं। 200 साल का ब्रिटिश राज खत्म हो रहा था, पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके रास्ते अलग क्यों हो रहे थे? मतलब शुरू में तो एकता थी। हाँ, ये एक अहम सवाल है और स्रोत इस पर रोशनी डालते हैं। जैसे जैसे स्वराज का लक्ष्य करीब आया, राजनीतिक स्तर पर हिंदू और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का सवाल वो पेचीदा होता गया। मुस्लिम लीग जिन्ना साहब के नेतृत्व में वो दो राष्ट्र सिद्धांत पर जोर दे रही थी। अच्छा। कि हिंदू और मुसलमान मतलब दो अलग राष्ट्र हैं। और कांग्रेस अखंड भारत के विचार पर कायम थी। और इसमें अंग्रेजों की भूमिका, उनकी वो बांटो और राज करो वाली नीति का कोई खास जिक्र है इन दस्तावेजों में? बिल्कुल। स्रोत इशारा करते हैं कि खासकर 1937 के चुनावों के बाद, जब कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकारें बनाई, तो मुस्लिम लीग को लगा कि उनका प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। वो और ज्यादा मुखर हुई और अंग्रेजों ने, कह सकते हैं कि इस खाई को पाटने की बजाय कई बार इसे अपने हित में इस्तेमाल किया, जिससे अविश्वास और बढ़ा। हाँ बिल्कुल। फिर आया विभाजन का वो नक्शा बनाने का काम, रेड क्लिफ रेखा। लॉर्ड माउंटबैटन ने सर सिरिल रेडक्लिफ को ये जिम्मेदारी दी। कितना कम वक्त मिला था उन्हें इन दस्तावेजों के हिसाब से? बहुत कम। ये दस्तावेज बताते हैं कि रेडक्लिफ को न सिर्फ वक्त बहुत कम मिला, बल्कि शायद जमीनी हकीकत की पूरी जानकारी भी नहीं थी। मतलब जैसे कहाँ कौन सा समुदाय है, उनके खेत कहाँ हैं, पानी के स्रोत, ये सब। नतीजा, एक ऐसी रेखा खींच दी गई जिसने रातों रात लाखों लोगों को अपने ही घरों में पराया बना दिया। खासकर पंजाब और बंगाल में। हाँ, पंजाब और बंगाल में। ये महज एक नक्शे की लकीर नहीं थी, ये तो जमीन पर खींची गई तलवार साबित हुई। और रेखा खींचते ही वो भयानक मंजर शुरू हुए, बड़े पैमाने पर पलायन, हिंसा। इन स्रोतों में पंजाब की ब्लड ट्रेन्स का जिक्र आता है। हाँ, खून से सनी रेलगाड़ियां। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये तो इंसानी त्रासदियां थी। बिल्कुल। और स्रोत ऐसी व्यक्तिगत कहानियों से भरे पड़े हैं। वो 16 साल के इरफान वाली कहानी का जिक्र है इसमें। हाँ, मैंने पढ़ा। अमृतसर के पास से भाग रहा था। उसने अपनी बहनों को तो दंगाइयों से किसी तरह बचा लिया, पर भागते हुए अपनी बूढ़ी दादी को पीछे छूटते और दम तोड़ते देखा। ये उस समय के लाखों अनकहे दुखों में से एक था। लेकिन क्या इन दस्तावेजों में सिर्फ अंधेरा ही है या इंसानियत की कोई उम्मीद की किरण भी नजर आती है? नहीं, ऐसी भी मिसालें हैं। स्रोत लाहौर के कुछ किस्से बताते हैं, जहां मुसलमानों ने अपने हिंदू और सिख पड़ोसियों को छुपाया, उनकी जान बचाई। अच्छा। और ऐसा ही अमृतसर में भी हुआ। ये दिखाता है कि सबसे बुरे वक्त में भी इंसानियत वो जिंदा रह सकती है। हाँ, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। बिल्कुल। विभाजन का असर सिर्फ पंजाब और बंगाल तक तो नहीं रहा। एक और मोर्चा खुला, कश्मीर। महाराजा हरि सिंह की दुविधा का जिक्र है इसमें। हाँ, महाराजा हरि सिंह, हिंदू शासक, मुस्लिम बहुल रियासत, वो फैसला नहीं कर पा रहे थे। स्रोत बताते हैं कि अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों ने हमला किया, तब उन्होंने भारत से सैन्य मदद मांगी और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और यहीं से पहला भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल। और ये मामला फिर संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा। हाँ, यूएन, जो उस समय शांति स्थापना के लिए बनी एक नई वैश्विक संस्था थी। लेकिन समाधान तो निकला नहीं और कश्मीर एक अनसुलझा विवादित मुद्दा बन गया, जिसकी जटिलता आज भी कायम है। सही बात है। तो विभाजन ने सिर्फ जमीनें नहीं बांटी, इसने रिश्ते, पहचाने, शायद दिलों को भी बांटा। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल और गहरा हो गया। इसका असर कला और साहित्य पर कैसा रहा? इन लेखों में उर्दू और पंजाबी साहित्य का काफी जिक्र है, जैसे वे वतन मतलब वतन का दर्द, खूनी राहें जैसे विषय उभर कर आए। हाँ, मंटो की कहानियाँ। बिल्कुल। सादत हसन मंटो की कहानियां, अमृता प्रीतम की कविताएं, सब में दर्द झलकता है। सोचिए, बचपन के दोस्त अचानक दुश्मन मुल्कों के नागरिक बन गए। लेकिन क्या सारे पुल जल गए?
क्या कोई जोड़ने वाली कहानियां भी मिलती हैं इन स्रोतों में? हाँ बिल्कुल है। एक कहानी मुंबई की है। स्रोत बताते हैं कि सालों बाद 1971 में एक सिख परिवार की पोती की शादी थी, तो उसे शादी का चूड़ा उसी मुस्लिम परिवार ने पहनाया जिसने उन्हें बंटवारे के दौरान पहना दी थी। वाह! ये छोटी छोटी घटनाएं दिखाती हैं कि व्यक्तिगत रिश्ते वो नफरत की राजनीति से ऊपर उठ सकते हैं। बाद के सालों में शांति की कोशिशें भी हुई, क्रिकेट डिप्लोमेसी। हाँ, बस सेवाएं, सांस्कृतिक आदान प्रदान। हाँ। और स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो 1947 के दर्द से सीधे तौर पर नहीं गुजरी, वो दोनों तरफ शांति और बेहतर रिश्तों की उम्मीद रखती है। सोशल मीडिया और कला के जरिए नई कोशिशें भी हो रही हैं। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि 1947 सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक मानवीय त्रासदी थी, संस्कृति और भरोसे पर एक गहरा आघात। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतिहास हमें याद दिलाता है कि नफरत और विभाजन की कीमत क्या होती है, लेकिन साथ ही ये हमें इंसानियत की ताकत और सुलह की संभावना भी दिखाता है। तो क्या 1947 को सिर्फ अतीत के एक दर्दनाक अध्याय की तरह याद करना काफी है, या इससे भविष्य के लिए कोई सबक सीखा जा सकता है? एक अंतिम विचार, शायद उस बाहरी भौगोलिक विभाजन को गहराई से समझकर हम अपने समाज में और अपने भीतर भी जो छोटे छोटे विभाजन हैं उनको पहचानना सीख सकते हैं। और शायद वहीं से आपसी समझ और शांति का रास्ता निकलता है।